जय जिनेंद्र, स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग चैनल पर। अब मंजिल हमारी दूर नहीं है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पर। धारा नंबर 54 आज हम पढ़ेंगे, जो कि रियली बहुत ही आसान है। आइए पढ़कर देख लेते हैं कि कितनी आसान है। चैप्टर नंबर 9 इज नेम्ड बाय ऑडिट, इंक्वायरी एंड सरचार्ज। लेखा परीक्षा, पूछताछ और अधिभार, यानी कि ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सहकारी समिति हुई, बैंक हुई, कोई वित्तीय संस्था हुई, जहाँ पर लेन देन का कार्य किया जाता है पैसे का, वहाँ पर समय समय पर क्या हो जाती है, ऑडिट होती हैं, पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी बैठती है वहाँ पर कि यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं है। साथ ही यहाँ पर कुछ सरचार्ज भी लगाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में है धारा 54 से 57 तक, और 54 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ईजी है, इसके अलग अलग 15 पार्ट्स यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। तो धारा नंबर 54 है अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेखा और लेखा परीक्षा। धारा नंबर 54 उपधारा 1, प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष अपने लेखे विहित प्रारूप और रीति से तैयार और संधारित करेगी। देखिए, यदि कोई शॉप है, वहाँ पर क्या होगा, कोई कस्टमर आएगा, कभी उधार लेगा या फिर कभी कैश भी कर सकता है। तो जितने भी यहाँ पर लेन देन होते हैं, तो शॉपकीपर क्या करता है, अपने जितनी भी चीज़ें लेन देन होती हैं उसको एक खाता बही में मेंटेन करता है। एक तरफ लिखता है जमा और दूसरी तरफ क्या लिखता है, और दूसरी तरफ लिखता है बाकी, यानी कि क्रेडिट डेबिट की यहाँ पर बात होती है। तो इसी तरीके से सोसाइटियों में भी क्या होता है कि जो भी लेन देन का कार्य किया जाता है उसे बाकायदा एक अकाउंट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रारूप और रीति के साथ में बनाए जाते हैं। दैट मीन्स एवरी सोसाइटी क्या करती है, प्रिपेयर करती है और मेंटेन करती है किनको, अकाउंट्स को। एंड क्या करता है, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, किसके लिए, जितने भी फाइनेंशियल ईयर होता है उन सभी के लिए ये मेंटेन किए जाते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, यू ऑल नो दैट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। जैसे कि हम 20 से 21 की बात करेंगे तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक क्या कहलाएगा, हमारा ये एक वित्तीय वर्ष कहलाएगा। तो प्रारूप और रीति को हम ये बोलेंगे कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में और मैनर में इनको प्रिपेयर और मेंटेन किए जाते हैं। संधारित का मतलब मेंटेन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धारा नंबर 54(2), देखिए, प्रत्येक सोसाइटी की समिति द्वारा उपधारा 4 हम आगे पढ़ेंगे, इसके अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त नियत समय में लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएंगी। देखिए, लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट। ठीक है, क्या करवाएंगी, ऑडिट करवाएंगी। भाई कौन करवाएंगी, खुद सोसाइटी ही करवाएगी। किसके अधीन, उपधारा 4 के अधीन जो भी पैनल बैठेगा, पैनल के अंदर क्या होंगे, अलग अलग मेंबर्स यहाँ पर होंगे। एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा क्या की जाएगी, यहाँ पर ऑडिट की जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड, अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिट किए जाएंगे। किसके द्वारा, बाई एन ऑडिटर। अब देखिए, परंतु कोई भी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म लगातार 2 वर्ष से अधिक के लिए सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त नहीं की जाएगी। देखिए, जो सेम लेखा परीक्षक है वो लगातार कितनी बार आ सकता है, 2 बार ही आ सकता है। 2 वर्ष मतलब इनकी जो अवधि है वो 2 वर्ष के लिए ही रहेगी। इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए रहेगी, लगातार अधिकतम 2 वर्ष के लिए रहेगी। फिर बीच में यदि वो 1-2 साल छोड़ देते हैं तो फिर वापस वो आ सकते हैं। लेकिन बात हो रही है कि इस वर्ष उन्होंने काम कर लिया, फिर दूसरे वर्ष भी उन्होंने काम कर लिया, तो तीसरे वर्ष वापस वही सेम ऑडिटर या सेम ऑडिटर फर्म वहाँ पर ऑडिट नहीं करवा सकती हैं। इज इट ओके? सो इससे ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के टाइमिंग को आप लोग ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स नो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर द ऑडिट, और कितने समय के लिए, फॉर मोर देन 2 ईयर्स। ओके, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि यदि सोसाइटी यहाँ पर किसी ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर पाती है किसी केस में, तो फिर ऐसे में कौन ऑडिटर या ऑडिटर फर्म को नियुक्त करेंगे, ऐसे में रजिस्ट्रार ही होगा जो इनको नियुक्त कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धारा नंबर 54 सबसेक्शन 3,
प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा उस वित्तीय वर्ष की जिससे ऐसे संबंधित है समाप्ति के 6 मंथ के भीतर भीतर क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी वित्त वर्ष की एंडिंग होगी उसके एंड से लेकर के 6 मंथ के भीतर भीतर क्या करवाना पड़ेगा, वहाँ पर ऑडिट करवाना पड़ेगा। देखिए 6 महीने क्या होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा था कि जैसे कि हम बात करते हैं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट के 6 महीने होंगे वो कहाँ से कहाँ तक काउंट होंगे, वो काउंट होंगे अक्टूबर 2020 से कहाँ तक होंगे, मार्च 2021 तक। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये क्या हो गए, लास्ट के 6 महीने इस तरीके से काउंट किए जाएंगे। तो लास्ट के 6 महीने में क्या होगी, यहाँ पे इनकी ऑडिटिंग चलेगी। तो इस तरीके से ऑडिट कब कब की जाएगी, यहाँ पर विद इन 6 मंथ। कब होगी, विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी जब भी क्लोजिंग हो रही होगी उससे पहले पहले 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑडिट हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ये ध्यान में रखिएगा। धारा नंबर 54 उपधारा 4, रजिस्ट्रार उपधारा के प्रयोजनों, कौन सी उपधारा, उपधारा 2 पढ़ी थी हमने, ठीक है, उसके प्रयोजनों के लिए विहित रीति से पात्र जो भी लेखा परीक्षक होंगे, लेखा परीक्षा फर्म होंगी, उनका क्या बना पाएंगी, यहाँ पर पैनल तैयार कर सकेंगी और उसको क्या कर सकेंगे, वो अनुमोदित कर सकेंगे, उसको अप्रूव कर सकेंगे और साथ ही साथ उनको अधिसूचना भी यहाँ पर देनी होगी। तो अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाएगा, रजिस्ट्रार के द्वारा। अभी हमने उपधारा 2 में पढ़ा था कि जो भी पैनल होगा वो उपधारा 4 के अकॉर्डिंग होगा। तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो भी ऑडिट होगी उसके जो भी ऑडिटर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, फर्म होगी, वो किसके द्वारा अनुमोदित होगी, वो होगी रजिस्ट्रार के द्वारा और सारे के सारे इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। वो सभी लोग एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबल ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग फर्म्स यहाँ पर होनी चाहिए। सो रजिस्ट्रार शैल प्रिपेयर अप्रूव, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं एंड नोटिफाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अप्रूव और नोटिफाई करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर खुद रजिस्ट्रार यहाँ पर करेगा। धारा नंबर 54(5), समितियों के लेखा परीक्षा के लिए पत्र लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव की यहाँ पर बात हो रही है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, जो लोग ऑडिट करेंगे सोसाइटी का, ठीक है। तो योग्यता और अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं हम क्या क्या योग्यता और एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर और एक्सपीरियंस की बात हो रही है, किन की, ऑडिटर्स की या ऑडिटिंग फर्म की। चलिए देख लेते हैं धारा नंबर 54(5) में कि एक लेखा परीक्षक के मामले में क्या क्या योग्यताएं और अनुभव होनी चाहिए। लेखा परीक्षक यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑडिटर की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए ऑडिटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो चार्टेड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। उसकी डिग्री जो है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, वो CA पास्ड होना चाहिए। और डिफाइन इन चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, कौन सा एक्ट होगा यहाँ पर, 1949 में जैसा परिभाषित किया गया है कि CA क्या होता है, वो ही चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये अधिनियम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 में जो परिभाषित है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि कम से कम यहाँ पर 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस लेखा परीक्षक को होना चाहिए। नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर, और ये भी है इसके अंदर, हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि निरीक्षक के पद से जो है ये नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऑडिटर है उसका जो पद है वो इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, या तो इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर से ऊपर अपर लेवल का उसका पद जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये है कि वो राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग में सेवारत व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि सहकारी विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करता हुआ आदमी
ही यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। तो सहकारी विभाग से अदर देन जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पर आकर ऑडिट नहीं कर सकता है। कहाँ पर, सहकारी सोसाइटी में। सो हियर पर्सन शुड बी फ्रॉम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड, और जो रैंक होगी उसकी वो क्या होगी, नॉट बिलो देन द इंस्पेक्टर। ऑलमोस्ट सेम बात किसके लिए हो जाएगी यहाँ पर, लेखा परीक्षा फर्म के लिए हो जाएगी, और वी कैन से ऑडिटिंग फर्म। ऑडिटिंग फर्म की यहाँ पे बात हो रही है कि इसके मामले में क्या एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है कि चार्टेड अकाउंटेंट की ही एक फर्म यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी अ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये 1949 अधिनियम में परिभाषित होना चाहिए, एज डिफाइंड इन द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। एंड थर्ड चीज़ क्या बताई गई है यहाँ पर कि लेखा परीक्षा में कम से कम 3 वर्ष का इस फर्म को अनुभव होना चाहिए, शुड हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर। धारा नंबर 54(6) जो ऑडिटिंग करने वाले लोग आएंगे, ऑडिट करने के लिए जो भी अधिकारी आएंगे, जो फर्म होगी, उनको पैसा कौन देगा, उनका जो कॉस्ट बनेगी, उनका जो भी पेमेंट बनेगा उसको किसके द्वारा दिया जाएगा, ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। देखिए लेखा परीक्षा की जो लागत है वो सहकारी समिति द्वारा तय और भुगतान की जाएगी। डिसाइड किसके द्वारा की जाएगी, खुद सहकारी समिति द्वारा, और पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, वो भी सहकारी समिति द्वारा ही किया जाएगा। तो लेखा परीक्षा की यानी कि जो ऑडिटर है उसकी जो भी कॉस्ट बनती है वो कौन देगा, वो देगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंसर्न जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ही यहाँ पर पे करेगी और डिसाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये दी हुई है, इसमें कुछ अपवाद हैं कि जो उपधारा 5 थी उसके खंड ए और उपखंड 2 में संदर्भित जो भी लेखा परीक्षक हैं और उपधारा 2 के तहत जो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक हैं पर्टिकुलर उनका जो शुल्क है वो कौन प्रोवाइड करेगी, खुद स्टेट गवर्नमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। किनको, ऑडिटर्स लोगों को। जो ऑडिटर्स लेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, रजिस्ट्रार द्वारा। किसमें, उपधारा 2 में और उपधारा 5 में। उनको कौन शुल्क देंगे, उनको देंगे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इनको प्रोवाइड करेगी इनकी पेमेंट जो भी होगी। सो हियर जो लेखा परीक्षक की बात हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है, उसकी जो भी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ ऑडिटर, ऑडिट जो होगा उसकी जो भी कॉस्ट बनेगी, हु विल पे, सो शैल बी पेड by cooperative society, okay, but in case where the auditor appointed by the registrar, तो क्या होगा यहाँ पर, shall be paid by the state government। धारा नंबर 54 उपधारा 7 सोसाइटी, लेखा परीक्षक या ऑडिटिंग फर्म जैसा भी मामला हो सभी पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, कागजात, प्रतिभूतियाँ, नकद और समिति से संबंधित अन्य संपत्तियाँ कहाँ तक प्रस्तुत करेगी, इनको प्रस्तुत करेगी। कौन करेगी, सोसाइटी। किनको करेगी, भाई जो ऑडिट करने वाले आए हैं, ऑडिटिंग फर्म आई है, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि उनको जो भी लेन देन देखना है वो इन्हीं के द्वारा वो देखेंगे। पहले वो देखेंगे कि रिकॉर्ड्स में कितना है, क्या लिखा हुआ है, कितना बैलेंस आ रहा है, और वो एक्चुअल में नकद उनके पास में कितना है, कितना नहीं है, और कितना उन्होंने उधार दिया हुआ है, कितना उधार लिया हुआ है। सारी चीज़ों का मेल मिलाप इन सब चीज़ों के द्वारा ही वो तय कर पाएंगे कि यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं है। तो ये चीज़ें किन से होंगी, इन पुस्तकों के द्वारा, खातों के द्वारा, दस्तावेजों के द्वारा, कागजात आदि के द्वारा। जो लेखा परीक्षक होंगे, जो ऑडिटर होंगे, जो ऑडिटिंग फर्म होगी, तभी तो ये तय कर पाएंगी उनकी ऑडिट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देने के लिए यहाँ पे सोसाइटी जिम्मेवार होती है। सोसाइटी को ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। सो हियर द सोसाइटी हैव टू प्रोवाइड, सोसाइटी हैव टू प्रोवाइड द ऑडिटिंग फर्म और ऑडिटर ऑल द बुक्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सभी बुक्स की बात हो रही है, अकाउंट्स की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, पेपर्स की बात हो रही है, ठीक है। प्रतिभूतियाँ बताया था आपको, जो भी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर होती है उनकी बात हो रही है, ठीक है। नकद
कैश की बात हो रही है, और जो भी अदर प्रॉपर्टीज़ होगी, जितनी भी अन्य संपत्तियां हैं, वो सभी की सभी किसको प्रस्तुत करनी पड़ेगी? इनको ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म को। धारा नंबर 54 उपधारा 8, प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का किसी भी समय एक अधिकारी, एक कर्मचारी, समिति का एक एजेंट रहा हो। कौन कौन? अधिकारी की बात हुई है, कर्मचारी की बात हुई है, या फिर कोई एजेंट हो, तो उसे लेखा परीक्षक या ऑडिटिंग फर्म को समिति के लेन देन और कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी भी क्या करनी पड़ेगी? प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ऑडिट करने वाले जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटिंग फर्म है, वो इन अधिकारियों से, कर्मचारियों से या एजेंट्स से पूछताछ कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स को चाहिए होंगी, वो इन्हें जानकारी प्रस्तुत उनको करनी ही पड़ेगी। धारा नंबर 54(8), प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का किसी भी समय एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है या समिति का एजेंट रहा हो। देखिए, अधिकारी का क्या बोलेंगे आप लोग? ऑफिसर्स लोग जो होते हैं, ठीक है। कर्मचारी कौन होंगे? यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे। एजेंट आप लोग जानते ही हैं, जो लोग इनके लिए कार्य करते हैं बाहर से प्राइवेट तौर पर। देन होते हैं लेखा परीक्षक या ऑडिटिंग फर्म को क्या करवाएंगे? ये जो भी लेन देन हो रहा है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं समिति के, उनके बारे में इनसे क्या की जाएगी? कुछ पूछताछ होगी, या फिर कोई भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, वो इन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। किनको? ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, एजेंट्स को। और किनको प्रोवाइड करवाएंगे भाई? ये प्रोवाइड करवाएंगे ऑडिटर्स को या फिर ऑडिटिंग फर्म को। ये अच्छा। धारा नंबर 54(9), ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म के पास सोसाइटी के सभी नोटिस और सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक और ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए संबंधित प्रत्येक संचार प्राप्त करने का उनके पास क्या होगा? एक राइट होगा। जो भी ऑडिटर्स हैं, जो भी ऑडिटिंग फर्म हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? सोसाइटी के नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उनको भी अटेंड कर सकते हैं, और उनके जो भी यहाँ पे निर्णय होते हैं उन सबको भी प्राप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑडिटर्स और ऑडिटिंग फर्म के पास होता है। धारा नंबर 54 उपधारा 10, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित परफॉर्मे में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, वो एक प्रेस्क्राइब्ड, उसका एक कोई परफॉर्मा होगा, उसका कोई निर्धारित प्रारूप होगा, उसी के अंदर उनको ये रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है। और वो जो परफॉर्मा है वो कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा, ठीक है। सोसाइटी और रजिस्ट्रार को भी ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगी। कौन करेगी? जो ऑडिटर हैं वो क्या करेंगे? सोसाइटी को एक रिपोर्ट देंगे, उसकी प्रतिलिपि देंगे, और साथ ही रजिस्ट्रार को भी ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। हियर द ऑडिटर शैल प्रिपेयर, क्या करेगी? वो तैयार करेगी। किसको करेगी? ऑडिट रिपोर्ट को। शैल प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट किसमें? इन द परफॉर्मा प्रेस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। ओके, एंड किसको सबमिट करेगी? ये सबमिट करेगी टू द सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार। धारा नंबर 54 उपधारा 11, ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म जैसा भी मामला हो, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना समिति के खाते का जो ऑडिट करती हैं, उन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति किसको देनी पड़ेगी? भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल बैंक और रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। तो देखिए, ये जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना समिति होती है, इसका वर्क थोड़ा सा अलग ही चलता है। ये बहुत ही स्पेशल होती है यहाँ पर सहकारी सोसाइटी में। यहाँ पर क्या होगा? इसकी जो भी ऑडिटिंग होगी उसकी प्रति किसे भेजनी पड़ेगी? आरबीआई को भेजनी पड़ेगी, दूसरा नेशनल बैंक को भेजनी पड़ेगी, और तीसरा रजिस्ट्रार तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव
क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी की, कि यहाँ पर जो भी ऑडिटर होगा वो एक ऑडिट रिपोर्ट किसे सेंड करेगा? इट सेंड्स ऑडिट रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक एंड द रजिस्ट्रार। धारा नंबर 54 उपधारा 12, यदि रजिस्ट्रार की जानकारी में यह बात आती है कि सोसाइटी में कोई वित्तीय अनियमितता हुई है, भाई ऑडिट हुई है तो कुछ अनियमितता तो निकल के आएगी। अब जब अनियमितता हुई है तो क्या होगा? रजिस्ट्रार उस समय अवधि के लिए सोसाइटी की एक विशेष लेखा परीक्षा नियत करेगा और आयोजित कर सकेगा उसे समय अवधि में, यदि क्या हुई है? अनियमितता हुई है। तो यदि यहाँ पर कोई क्या होती है? वित्तीय अनियमितता, यानी कि हम इसे बोलते हैं फिनेंशियल इर्रेगुलरिटी, ठीक है। ऐसी कोई इर्रेगुलरिटी यहाँ पर होती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार में कंडक्ट अनदर स्पेशल ऑडिट। ओके, तो नियत समय के भीतर रजिस्ट्रार क्या करवा सकता है? दूसरी ऑडिट वापस से करवा सकता है जब क्या हुई है? अनियमितता हो चुकी है, वित्तीय अनियमितता। तो आपने सुना होगा कि बहुत लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाता है ऐसी संस्थाओं के अंदर, फिर वहाँ पे स्पेशल सीबीआई जांच बैठाई जाती है, वो लोग वापस से ऑडिट करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है? एक विशेष लेखा परीक्षा जांच फिर से होती है और उससे वापस देखा जाता है कि क्या अनियमितता हुई है और फाइनली रिजल्ट निकल करके यहाँ पे आता है। धारा नंबर 54 उपधारा 13, सोसाइटी ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति सोसाइटी के सामान्य निकाय को विचार और अनुमोदन के लिए भेजती है। सोसाइटी क्या करती है? जो इसका सामान्य निकाय होता है, जो जनरल बॉडी यहाँ पर होती है सोसाइटी की, उसे भी इसकी ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाती है ताकि वो भी इस पर क्या कर सके? अपने विचार प्रस्तुत कर सके और इसे अप्रूवल दे सके। दूसरी बात, उसके बाद अनुपालन रिपोर्ट जो होती है निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार और उससे संबंधित सोसाइटी को भेजेगी। अब जो कंप्लायंस रिपोर्ट होती है उसके बाद कि भाई आपकी ये ऑडिट हुई है, उसके बाद आपको ये इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ये भी जो भी चीज़ें होती हैं, तो सोसाइटी उसके लिए ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है किसे प्रोवाइड करवाती है? रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करवाने के साथ साथ उससे संबंधित जो भी अन्य सोसाइटियाँ हैं उन्हें भी ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। एक निर्धारित तरीके में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। धारा नंबर 54 उपधारा 14, रजिस्ट्रार शीर्ष सहकारी समिति के लेखा परीक्षा रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा? यदि बात हो रही है अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ऐसे केस में जो रजिस्ट्रार है वो इस ऑडिट रिपोर्ट को किसके सामने प्रस्तुत करेगा? ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के सामने। राज्य सरकार ऐसी खातों की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाएगी। ओके, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? जो अपेक्स सोसाइटी है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी? भाई इसे इस स्टोरी की तरह याद रखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसे कहाँ किसके समक्ष रखवाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रखवाएंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पर यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। जो भी जांच होगी या फिर कुछ इससे संबंधित कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो यहाँ पर लोग डिस्कस करेंगे और बताया जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करवाने की यहाँ पर ज़रूरत है इस ऑडिट रिपोर्ट में। तो धारा नंबर 54-15 में यही बात कही गई है कि राज्य विधानमंडल उसके समक्ष रखी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई निर्देश या सिफारिश देने का संकल्प करता है। समिति ऐसे निर्देशों और सिफारिशों का पालन जल्दी से जल्द इनको समितियों को करना पड़ेगा।
यहाँ पर निर्देश का मतलब है कि जो राज्य विधानमंडल है वो क्या करेगा, इसके ऊपर डायरेक्शन दे सकता है, अपने रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर करवानी चाहिए। ओके, और एज सून एज पॉसिबल क्या करेंगी, ये जो समितियाँ हैं वो इसको फॉलो करेंगी, इनको कंप्लाई करेगी, ठीक है, पालन करेगी, उनको क्या करेगी, कंप्लाई करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए एनएस लर्निंग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी लोग इस वीडियो से अच्छी तरीके से पढ़ पाए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें।